आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के जनसंख्या तथा शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इन दोनों पहलुओं पर मानव संसाधन का जो उपयोग है वो हमें समझ में आता है। हमारा जो नीति, चर्चा, विकास, हर तरह के विकास के पहलू जितने भी हैं वो सारे भारतीय अर्थव्यवस्था के इन्हीं दोनों पहलुओं को परीक्षण करने से तथा इनके विषय में गहन अध्ययन करने से इन नीतियों को हम सुगम रूप से बना पाएंगे और चला पाएंगे। भारत की जो जनसंख्या है इसका आकार वृहद है। अभी हम विश्व के पहले पायदान पे है। सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ही देश में है। हमारे से कुछ पहले चल रहा था चीन का देश और अब हम विश्व के पहले पायदान पे हैं। 2011 का अगर हम सेंसस लें तो उसमें 121 करोड़ की हमारी जनसंख्या, और इतनी बड़ी जनसंख्या, इसके हर पहलू को ना समझे बगैर हम इसके विकास के लिए कुछ भी सही नियोजित तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जनसंख्या के जो हर तरह के पहलू हैं उनको आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पहलुओं पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं या पहले से समझ लेते हैं तो इन पे हमें विचार करने में और इनके लिए कुछ बदलाव लाने में मदद मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंसस है 2011 का, उसने हमें ये बताया कि 121 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो 121 करोड़ की जनसंख्या के लिए जब योजनाएं बनाई जाएंगी तो कैसे बनाई जाए? जब हम आगे की ओर सोचते हैं तो हमें पता है कि ये जनसंख्या आगे और बढ़ती चली जा रही है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम विश्व के पहले पायदान पे हैं, हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या का जो एक रूप हमको समझ में आता है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी जनसंख्या है। अब जनसंख्या घनत्व का एक तत्व, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर क्षेत्रफल हमारे देश का बहुत बड़ा होता तो शायद हमारे लिए ये उतने ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। इतना सारा जो मनुष्य का हमारे देश पर एक बर्डन कहिए या फिर एक तरह का बोझ कहिए लोगों को रखने का, उनको पालन पोषण देने का, उनको न्यूट्रिशन देने का, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का, ये सारा जो एक हमारे सरकार पे दायित्व आ जाता है, ये जो दायित्व है ये इतना बड़ा नहीं होता अगर हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा होता। तो जनसंख्या घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आपने टोटल पॉपुलेशन, पूरी देश की जनसंख्या ले ली और उसको डिवाइड कर दिया देश के क्षेत्रफल से, तो आपको पता चल जाएगा जनसंख्या का घनत्व कितना है। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व 385 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ये जो सेंसस का डाटा है ये आपको ये बता रहा है कि अगर हमने अपने पूरे देश में बराबरी से जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको बराबर से फैला दिया तो 385 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहेंगे। बट पूरे तरह से तो फैले नहीं होते। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग रह पाए, कहीं पे रेगिस्तान है। तो जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? अधिकतर ऐसी जगहों पे रहती है जहाँ पे जलवायु ऐसी मिल जाए जहाँ रहना संभव हो, या फिर जहाँ पर रोजगार के नए अवसर
मिल रहे हों, या फिर जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से एक सुगम तरह से जीवन यापन करने का एक ट्रेडिशन बना चला आ रहा हो, वहीं पे ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं। तो इसी के साथ जब हमने अगर बाकी विकसित देशों के साथ अपना तुलनात्मक अध्ययन किया, तो हमें पता चलता है कि चाइना, जो विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश था, उसके पास तो जनसंख्या घनत्व केवल 147 है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या घनत्व केवल 3 है। तो 3 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं एक विकसित देश ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे यहाँ पे 385 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। पर ये बढ़ रहा है। ये तो 2011 का डाटा है, उसके बाद अराउंड से 450 के आसपास आपको दिखेगा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या घनत्व है वो पहुँच गया है। तो क्षेत्रफल तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। तो क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम थोड़ा-सा कम कर लें। अगर हमने जनसंख्या के नंबर्स को कंट्रोल नहीं किया, तो ये डेंसिटी और बढ़ जाएगी, ये घनत्व और बढ़ जाएगा, और इसके लिए हमें बहुत मुश्किल होगी हमारी सारी योजनाओं को करने आगे क्रियान्वयन करने के लिए। इसी से अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1000 से ऊपर है यूपी में, बिहार में। अ, कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे पर्यावरण या जलवायु, या आप ये कहेंगे ये जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, अलूवियल सॉइल क्योंकि मिलता है, और गंगा के किनारे जो रहने का एक ट्रेडिशन चला आया है, सालों साल से हम देखते हैं कि आबादी वहीं पे घनी रूप से पाई जाती है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, और उसकी में नदियाँ हैं, और आसपास लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई। तो इन इन दोनों राज्यों में जनसंख्या का घनत्व, या फिर आप दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व के कॉन्सेप्ट से हमको ये पता चलता है कि अब हम क्षेत्रफल पर तो काम नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, अपने देश के ऊपर ये जो एक बोझ आता चला जा रहा है जनसंख्या का, इसको किसी न किसी तरह से कम करना पड़ेगा। अब इससे जो आप सोचेंगे कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी कैसे, जनसंख्या इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ कैसे बढ़ती रही? तो इसका जो कारण है वो ये है कि आपको बर्थ रेट, जिसको प्रजनन दर कहते हैं, या फिर डेथ रेट, इससे रिलेटेड, बर्थ रेट मतलब पर 1000 पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। तो 2011 के जो सेंसस है उसमें है कि 22 पर 1000 लाइव बर्थ्स आपको पर 1000 पॉपुलेशन पे लाइव बर्थ्स आपको मिलते हैं। मतलब बच्चों का जो जन्म है वो एक एक उसका जो दर है उससे आपको ये पता चलता है कि कितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और मृत्यता दर या मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग हमारे दुनिया से चले जा रहे हैं, जिनका बोझ अब हमारे ऊपर नहीं है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज में जो एक बदलाव आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इसी से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी है, एक इकोनॉमिस्ट हैं सीपी ब्लैकर, उन्होंने बताया कि 5 स्टेजेस होते हैं हमारे जन्म दर और मृत्यु दर से रिलेटेड, 5 स्टेजेस होते हैं, और उन 5 स्टेजेस को अगर आप समझ जाएँगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहला वाला जो स्टेज है जहाँ पर उन्नति बिल्कुल नहीं है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, और क्योंकि विकास नहीं हुआ है तो फिर क्या हो रहा है कि लोगों के पास कोई और उनको जीवनचर्या में कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई और सुविधाएँ ही नहीं हैं, जिनके प्रति उनका कोई आकर्षण बने। तो जन्म दर तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से बनी हुई है, जन्म दर बहुत ऊँची है, और
उसके साथ-साथ मृत्यु दर भी बहुत ऊँची है। तो इस तरह के स्टेट में डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, और विकास और डेवलपमेंट क्योंकि नहीं है, तो दोनों रेट बढ़े हुए हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है? दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही विकास शुरू होता है, विकास का मतलब है सुविधाएँ आ गईं, जीवन और बेहतर हो गया, बहुत सारी सुविधाएँ आ गईं, चिकित्सीय सुविधाएँ आ गईं, खान-पान बेहतर हो गया, लोगों का रहन-सहन बहुत अच्छा हो गया, लोग अच्छे तरह से रहने लगे, साफ-सफाई से रहने लगे। जैसे ही ज़रूरत पड़ी आपको चिकित्सा की सुविधाएँ भी अच्छे से मिल गईं, और आपको जीवन की अन्य सुविधाओं का जो प्राप्ति है, उससे आपका जो जीवन है वो लंबा हो गया। तो मृत्यु दर में सबसे पहले गिरावट आती है। विकास जैसे ही शुरू होता है, उसका जो फर्स्ट एक रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा कि आपका मृत्यु दर कम होने लगेगी। अब मृत्यु दर कम हो रही है, बट आप देख रहे हैं कि जन्म दर जो है वो तो बढ़ी हुई है। जन्म दर वैसी की वैसी है, ठीक है? तो जन्म दर क्योंकि बढ़ी हुई है और मृत्यु लोगों की कम हो गई है, तो इस समय ये सेकंड स्टेज में क्या होगा कि पॉपुलेशन का प्रेशर देश के ऊपर या किसी भी और किसी यूनिट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस जगह पे ज़्यादा होगा। तो भारत में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि शुरू-शुरू में 1918 1920s के समय पे डेथ रेट भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी। उसके बाद जैसे ही इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के टाइम आते ही क्योंकि थोड़ी बहुत सुविधाएँ मिलने लगी, जीवन थोड़ा-सा सुगम हो गया, जो हमारे एपिडेमिक्स थे, महामारियाँ फैलती थीं, उन पर कंट्रोल पा लिया गया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई, डेथ रेट कम हो गया। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद आपको दिखेगा कि थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम होने लगता है और डेथ रेट भी कम होने लगता है। तो बर्थ रेट कम होने का या जन्म दर के कम होने का कारण क्या है? क्योंकि जीवन जो है वो अ, और चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है। आपको ये समझ में आता है कि अगर छोटा परिवार होगा, तो आप अपने परिवार को ज़्यादा सुविधाएँ दे पाएँगे, अच्छे से रख पाएँगे, या मान लीजिए कोई है जिसने देखा है कि मेरे 7-8 भाई-बहन थे, तो वो उसने देखा है कि उसके जीवन में क्या-क्या कमियाँ रह गई हैं, मम्मी-पापा कितना प्रयास करते थे, फिर भी सारे बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पाते थे। तो अब क्या होगा कि सब चीज़ें क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे, तो अब जो आपकी जो जनसँख्या है, वो इस तरह की चीज़ों को समझने लगती है कि हमें अपने आगे के जीवन में हमें क्या करना है, हम बहुत ज़्यादा जनसँख्या है उस पे हम नहीं इतना बड़ा परिवार हम नहीं रखेंगे। हम 1-2 भाई-बहन होंगे, हमारे 1-2 बच्चे होंगे जिनको हम अपने जीवन की सुविधाएँ जो हमें नहीं मिल पाई हैं, वो जीवन की सुविधाएँ हम उनको देंगे, ठीक है? तो ऐसे करते-करते फिर आपको ये समझ में आएगा कि छोटा परिवार जो है वो कितना सुखदाई है, ये समझ में आने लगता है, और अगर ये छोटा परिवार सुखदाई है, तो इसी को लेकर के आप जीवन के हर आनंद को अपने परिवार तक पहुँचा पाएँगे। तो जब इस तरह की एक स्थिति आपको समझ में आने लगती है, तब आपको देखिएगा कि समाज के हर वर्ग में ये चेतना जागृत होती है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार। कोई बताए ना बताए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि अगर परिवार छोटा रहेगा, तो हम उसकी ज़रूरतों को पूरा अच्छे से कर पाएँगे। तो पॉपुलेशन जो है फिर उसमें आपको दिखेगा कि जन्म दर
कम हो गया। अब मृत्यु दर तो कम हो ही रही थी, जन्म दर भी धीमे-धीमे कम होने लगेगा। जब जन्म दर भी कम होने लगेगा और मृत्यु दर जो है वो कम हो ही रही थी, वो भी आपको कम दिखाई देगी, तो अब ये स्थिति ऐसी आएगी जब जो भार है जनसंख्या का वो ज़्यादा नहीं होगा। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या दिखेगा कि दोनों ही इतने कम हो गए हैं कि बैलेंस्ड है, मतलब जितना जन्म दर है उतना ही मृत्यु दर है। मृत्यु दर आपकी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि जीवन और ज़्यादा आगे सफलतापूर्वक चल नहीं पाएगा, और जन्म दर भी ऐसी बनी हुई है कि आपको लग रहा है कि हाँ इतने इस तरह से अगर जनसंख्या में वृद्धि आई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं। तो जन्म दर भी आपके जो विकास के रास्ते में नहीं आ रहा है और मृत्यु दर भी आपके विकास के रास्ते में नहीं आ रहा है। ये आपका 4th स्टेज हो गया। अब एक लास्ट स्टेज उन्होंने बताया, एंड इस लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से कम हो जाती है। ना अब ये शुरू होता है, अब जो ये शुरू हुआ पीरियड, ये क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे कि जनसंख्या अब बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या अब घटने के रास्ते पे चल निकली है। ठीक है? तो जनसंख्या का ये पहलू समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा माना गया कि विकास के साथ-साथ ये पाँचों आपको स्टेजेस ज़रूर दिखाई देंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ-साथ। तो जहाँ-जहाँ जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, जहाँ-जहाँ जनसंख्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली जा रही है, तो वहाँ पे क्या है, विकसित समाज अभी विकसित नहीं हुआ है, और अगर समाज विकसित होता है तब इन दोनों दरों पे, जन्म दर और मृत्यु दर, इन पे हमारा कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। ठीक है? तो अगर मान लीजिए जन्म दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और मृत्यु दर कम हो गई है, तो उस समय हमारा जो डिपेंडेंसी है, मतलब हमारे परिवार में मान लीजिए मृत्यु दर कम हो गई है, तो हमें दिखेगा कि वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। अगर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे घर में बच्चे भी बहुत हैं, तो बच्चे भी बहुत हैं, वृद्ध भी बहुत हैं, तो इसमें बीच में कौन आपको दिखाई देगा कि जो उत्पादकता वाली जो जनसंख्या है, जो जिसको हम कहते हैं 25 टू 59, 25 से लेकर के 59 वर्ग की जो आयु है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाली ये जनसंख्या है। ये जनसंख्या के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, और वो बोझ किसका बढ़ रहा है, एक तो बच्चों का और दूसरा वृद्धों का। तो वृद्ध और बच्चे, इन दोनों का जब बोझ किसी पर भी ज़्यादा होगा तो उसके जीवन पे उसके लिए मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी। अब जब आप ये समझ जाएँगे कि निर्भरता का जो रेशियो है, वो निर्भरता का जो अनुपात है, वो आपके को इंडिकेट करेगा, वो आपको बताएगा कि कितने लोग हैं जो केवल उनका जीवन किसी और की उत्पादकता पर निर्भर करता है। तो जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हमारा जो उत्पादक वर्ग है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा वज़न अगर आप डाल देंगे, तो ना तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा, ना वो किसी और की ज़िंदगी को बेहतर कर पाएगा। तो यहीं से आपका जो प्रयास है, वो शुरू हो जाना चाहिए कि डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता का जो अनुपात है, वो कम होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं हम लिंग अनुपात। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि जितने भी विकसित देश हैं, उनमें जो फीमेल्स हैं, उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो स्त्रियों का पुरुषों के अनुपात में जो नंबर है, उसको लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है?
विकसित देश में ये लिंग अनुपात ज़्यादा स्त्री की तरफ जाता है, पर 1000 मेल्स हम इसको काउंट करते हैं, तो पर 1000 मेल पे जो फीमेल नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमारे जैसे देश में आपको दिखेगा कि ये जो लिंग अनुपात है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि स्त्रियां पुरुष के मुकाबले कम हैं। 6 रेशियो आपको ये इंडिकेट करता है कि 933 फीमेल्स हैं हमारे पास 1000 पुरुष पे। तो क्या हुआ, 933 इज अ स्मॉलर नंबर, छोटा हो गया ना, 1000 पे आपको 933 लोग दिखाई दे रहे हैं, 933 स्त्रियां हैं। अब ये 933 स्त्रियों का जो आंकड़ा है ये नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक तरह से प्रकृति ने हमें क्या बनाया है कि जितने पुरुष उतनी ही स्त्रियां, और थोड़ा सा अगर नंबर इधर उधर होता है तो 50 का नंबर इधर उधर होगा। विकसित समाज आपको ये दिखा रहा है कि स्त्रियों की जो संख्या है वो सारे विकसित देशों में ज्यादा है। तो कुछ तो हमारे समाज में कहीं कोई एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से स्त्रियों की संख्या कम है, और वो स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो पूरा समाज है वो पुरुष या जो मेल चाइल्ड है उसको पसंद करता है। तो इस वजह से लड़कियों का, स्त्रियों का जो मान है परिवार में वो अपने आप ही कम है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में लड़का हुआ है तो वो बहुत खुशी मनाते हैं, और किसी के घर में लड़की हुई है तो कोई खुशी की बात ही नहीं है। ठीक है, किसी अधिकतर लोगों का दादी का भी मुंह बना हुआ होता है, नानी का भी मुंह बना हुआ होता है, क्योंकि बच्ची पैदा हुई है। और अगर लड़का पैदा हुआ है, पोता हुआ है, तो फिर आप देखेंगे कि लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो हमारा जो समाज है वो पुरुष जो प्रधान एक समाज की तरफ बना हुआ है, और इस वजह से वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, इसी इसमें अगर आप देखेंगे कि केरला एक ऐसा स्टेट है जो मातृत्व को, उनका जो समाज है वो स्त्री प्रधान समाज है, और केवल इसी वजह से वो एक स्टेट है जहाँ पर ये वाला जो लिंग अनुपात है ये आपको दिखाई देगा कि ये स्त्री की तरफ फेवर करता है। 1098 पर 1000 पर 1000 मेल्स आपको लिंग अनुपात नजर आएगा। तो ये हमारे समाज के लिए सोचने का विषय है कि हमको कुछ तो करना चाहिए कि इस तरह का जो इम्बैलेंस है वो हमारे विकास के जो पहलू हैं उसमें अगर कहीं कोई एक रोड़ा बन करके आ रहे हैं तो फिर हमें स्त्री को और पुरुष को दोनों को बराबरी के मंच पर लाने के लिए पहले तो लिंग अनुपात को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक जो मातृत्व के साथ के आप देखेंगे मृत्यु दर फीमेल्स की हो जाती है। वो चाइल्ड जब वो बियर करती हैं उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनको अच्छा खान-पान नहीं मिलता जिस समय वो गर्भ धारण करती हैं, तो उस समय उनको जिस तरह का एक अच्छा खान-पान, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता। तो उनकी उनकी शारीरिक जो संरचना है वो उसी समय बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। तो ये हमारा जो एक लिंग अनुपात का जो क्षेत्र है इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास के साथ-साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसको ठीक किए बगैर आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अगर
कुछ ही दिनों से अगर हम कुछ सालों से अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या उसकी संरचना में अच्छी बात क्या है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि अभी हमारी जो उत्पादक जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा है। 60% जो पॉपुलेशन है वो हमारी उत्पादक है। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी उत्पादक जनसंख्या ज़्यादा है, तो काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और डिपेंडेंट लोग कम हैं। तो डिपेंडेंट लोग क्योंकि कम हैं तो हम उनको एक अवसर दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए रोज़गार करें, अपने जीवन को एक सुविधापूर्ण रास्तों पर लेकर के जाएँ और अपने बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छा करें और अपने वृद्ध और वयोवृद्ध लोगों के लिए भी वो जीवन को और सुगमता से चला पाएँ। तो हमारी इसी इसी चीज़ को डेमोग्राफिक डिविडेंड करके हमारे प्रधानमंत्री भी बार-बार इस चीज़ को बताते हैं कि हमारा जो अभी का समाज है, इसमें उत्पादक जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये उत्पादक जनसंख्या हमारे आगे के आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ कर सकती है। हमारी पूरी आशा है कि ये उत्पादक जनसंख्या हमारे हर तरह के अभी तक के हमारे विकास में जितनी भी मुश्किलें आई हैं, उन सारी मुश्किलों से हम अब लड़ने की ताकत अब हमारी जनसंख्या में है। तो अब हम इन सारी बातों को जब आप का परीक्षण करते हैं, तो पॉलिसी बनाने के लिए करते हैं। अब पॉलिसी क्या बनेगी? पॉलिसी बनेगी कि हमको अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना है। ऐसे कंट्रोल करना है कि आप अपने देश में जितने भी आपके विकास के रास्ते हैं, वो सारे खुले हुए हों, कहीं उन रास्तों में कहीं कोई रोड़ा नहीं आए। तो जनसंख्या नीति में आप क्या करेंगे कि लोगों को खुद ही से समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हर इंसान को खुद से ये समझ में आना चाहिए कि हमारा परिवार अगर छोटा होगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम ही को है। हम अपने परिवार को वो सारी सुविधाएँ दे पाएँगे, वो सारी एक मौके दे पाएँगे जो मौके हमें नहीं मिले हैं। तो सब कुछ आपको इस तरह से लोगों के अंदर पहुँचा देना है कि लोग खुद समझने लगे कि परिवार तो बड़ा नहीं होना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जिसका हम भरण-पोषण अच्छे से कर पाएँ। ये हमारे जो जनसंख्या की एक पॉलिसी बनेगी, जो नीति बनेगी, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आप ये देखेंगे कि जो हमारे मैटरनिटी के टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको एक केयर देना, उसको अच्छा जो अ, एक न्यूट्रिशन देना, ये सब बहुत ज़रूरी है और ये हमारी नीति में कहीं न कहीं आना ही चाहिए कि हर तरह से हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो सबल है। वो मानसिक रूप से सबल है, वो शारीरिक रूप से सबल है, वो आर्थिक रूप से सबल है और वो जीवन के हर आनंद को अपने काबिलताओं के साथ, अपनी ताकत के साथ बहुत अच्छे से वो जी पा रहे हैं। ये सारा आपका जनसंख्या से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इनको अगर आप सब तरह से समझेंगे और इन पे आप एक नीति बनाएँगे, तो वो नीति क्या होगी? वो नीति आपको ये बताएगी कि हमारा विकास कैसे हो रहा है और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा लिंग अनुपात भी ठीक हो रहा है, हम जो है शहरीकरण जो एक चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ी शहरीकरण मतलब कितने लोग हैं जो शहरों में आकर के रहना चाह रहे हैं और शहरों में अ, जो जनसंख्या है वो तब आती है जब उनको बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलने का एक लोभ हो। शहर में क्या है
जो चीज़ें गाँव में नहीं मिलती आसानी से वो शहरों में मिल जाती हैं। यातायात के साधन हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधा है, अच्छे स्कूल हैं, तो जनसंख्या क्या होती है वहाँ से लेकर के इधर जितने भी जनसंख्या आपकी पहले गाँव में रहती थी, वो सोचती है कि हम अगर शहर की तरफ जाएँगे तो हमको रोज़गार के मौके मिलेंगे। अगर हम शहर की तरफ जाएँगे तो जाने-आने की कोई चिंता नहीं है, कहीं के लिए भी कोई भी आपको बस, ट्रेन, रिक्शा सब कुछ मिल रहा है। आप देखते हैं बिजली नहीं जाती है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बने हुए हैं, तो जनसंख्या शहर की ओर आने लगती है। तो जनसंख्या के आकार और वृद्धि और प्रजनन और जनांकीय संक्रमण इन सब से हम अगर कुछ एक धारणा बनाएँ कि हमें क्या-क्या समझ में आया, तो सबसे पहले समझ में आया कि वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। इसको हमें नियमित करना है। नियमित कैसे करेंगे? जब स्वेच्छा से लोग, अपने आप से लोग जो हैं वो चाहेंगे कि हमें जो परिवार का साइज़ है उसको कंट्रोल में रखना है और हमारे यहाँ वृद्ध भी अच्छी ज़िंदगी जिएँगे, हमारे यहाँ जो बर्थ रेट होगी उसमें कोई भी मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो छोटे शिशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाए कि कोई भी स्त्री क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही है तो इसलिए उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा बिल्कुल कभी भी ना हो। जनसंख्या शहर की तरफ आएगी, विकास का वो एक भाग है और आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या आगे और विकास के लिए जैसे-जैसे हम बढ़ जाएँगे, वैसे-वैसे उसका शहरीकरण होता चला जाएगा। लिंग अनुपात में मैंने आपको बताया कि ये जो स्त्री है और पुरुषों के तुलना में कहीं न कहीं बराबर होने चाहिए। तो कैसे बराबर करें? हम उनको ज़रूरत उनको इम्पोर्टेंस देंगे कि आप के समाज में स्त्रियों को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना कि पुरुषों को। फिर आप अगर चाहते हैं कि आपका जो देश है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उत्पादकता बनी रहे, तो ये जो हमारी उत्पादकता वाली पॉपुलेशन है, जो 25 से लेकर के 59 साल तक की है, इनको नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहें, बहुत सारे अवसर मिलते रहें, जिससे कि वो अपने बच्चों का और अपने वृद्धों का ख़्याल रख सकें। इन सारी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो जनसंख्या के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप कर पाएँगे। इस तरह से जब आप सारे जनसंख्या के लिए इतना कुछ करेंगे, तो एक और जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि हमें अपने जनसंख्या का किसी न किसी तरह से हमें क्या करना है, उनको शिक्षित बनाना है और शिक्षित बनाने में हम हमारा दो जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि सबसे पहले जैसे स्लुट्ज़ ने बोला कि इंसानों पर जब आप व्यय करते हैं, उन पे निवेश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो मानव पूँजी बन जाती है और मानव एक पूँजी की तरह ही होगी जब वो बहुत सारी चीज़ों में उसकी ताकत बनी रहेगी। ताकत फिर से वही बात है कि मानसिक ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इतने सारे ब तत्व होने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को और बेहतर बना पाए और केवल अपना ही नहीं, अपने आस-पास के लोगों को भी वो बहुत अच्छा जीवन दे पाए। तो मानव पे जब आपने इसको पूँजी मान लिया, तो इस पे आपने निवेश किया और निवेश कैसे कर रहे हैं? शिक्षा के उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसको स्किल्स दे रहे हैं, उसको परिपूर्ण बना रहे हैं कि उसकी जितनी बुद्धि और क्षमता है, उन क्षमताओं का हमने विकास किया। ठीक है? तो जब आप इस पूँजी पे जब देश इस पूँजी पे निवेश करता है तो मानव विकास एक अपने आप आता चला जाएगा। तो मानव विकास का जो एक
पूरा चर्चा अगर हम करें तो वो शिक्षा से ही सबसे पहले शुरू होगी। आप कैसे किसी को विकसित बनाएँगे? सबसे पहले आप उसके अंदर शिक्षा का संचार करेंगे और शिक्षा शिक्षा का संचार करने से उसके सोच में परिवर्तन आता है, उसके कार्यकल्पों में परिवर्तन आता है, वो जिस तरह से किसी चीज़ को देखता है, किसी समस्या को देखता और समझता है, उसमें परिवर्तन आता है और हर चीज़ को वो करने की एक जो उसके अंदर एक इच्छा है, वो भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम इस हर समस्या को हम कैसे उसको उसे निपटाएँ कैसे? उसे अपने रास्ते में एक तरह से हमने देखा कि अगर कोई शिक्षित है, तो वो किस तरह से किसी भी समस्या को देख रहा है और अगर कोई अशिक्षित है, तो वो किस तरह से देख रहा है। तो आप देखेंगे जो शिक्षित समाज है, वही विकास की ओर जा सकता है। तो मानव पूँजी में जो निवेश है, वो अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे कि मानव विकास संभव हो सके। उसके बिना मानव विकास संभव नहीं है। भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है वो उसमें सबसे पहले जो शिक्षा का क्षेत्र आता है जिसमें हम बात करेंगे वो है प्राथमिक शिक्षा यानी कि आप 14 वर्ष की आयु तक जो बच्चे को शिक्षा देंगे 5 से लेके 14 हम 5 साल तक मान लीजिए कि वो स्कूल नहीं जाता तो 5 से 14 तक तो वो ज़रूर जाएगा। तो 5 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो जब स्कूल जा रहा है तो उसकी जो शिक्षा उसको मिलेगी वो प्राथमिक शिक्षा है। और ये प्राथमिक शिक्षा आपका हमारे देश में ये मौलिक अधिकार है और इसका सर्वव्यापीकरण भी हुआ है यानी कि पूरे देश में हर किसी को ये शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो जितने बच्चे आप देखेंगे कि कभी कोई बच्चा नहीं इस प्राथमिक शिक्षा को हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो मौलिक अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ है। वो अपने राइट टू एजुकेशन जिसको कहते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है ये आपको अब इस ग्रुप के बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। इस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाने हैं, प्राइमरी स्कूल बनाने हैं और प्राइमरी स्कूल्स इंडिपेंडेंस के बाद आप देखेंगे कि हम 6 गुना, 7 गुना हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स के नंबर्स बढ़ गए हैं और स्कूलों में बहुत सारा जो अ, के एक एक योगदान है, वो हमारे बच्चों को स्कूल तक लाने का एक जो प्रयास है, वो हमारे मिड डे मील का जो स्कीम है, उससे भी शुरू हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयास बहुत है और प्राथमिक शिक्षा वो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। मतलब सबसे ज़रूरी अगर आप मानते हैं कोई शिक्षा है पूरे शिक्षा के लंबे उसमें लिस्ट में तो सबसे ज़रूरी कड़ी क्योंकि कोई भी शिक्षा जो 5 से 14 वर्ष की आयु में दे दी गई है, वो आपकी नींव है और उस नींव से ही आगे आप शिक्षा को जैसे इस समय भाषा का ज्ञान अ, अंकों का ज्ञान, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भाषा को समझने लगते हैं, तो आधी से ज़्यादा शिक्षा तो आपकी ऐसे ही संपूर्ण हो गई। क्योंकि आपका भाषा पे एक जो परिपक्वता है, वो आ ही जाती है इसी 5 से 14 के आयु के बच्चे में। अंकों को पहचानना, अंकों से के जितने भी छोटे-छोटे सवाल हैं, वो आप अगर कर लेते हैं, तो आपकी जो नींव है, वो पक्की है। तो प्राथमिक शिक्षा वो शिक्षा है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बच्चे को हर तरह से आप सशक्त बना सकते हैं कि वो अपनी नींव को मज़बूत रखे, उसके बाद तो आगे वो कर लेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वाली शिक्षा हमारे देश में ये सर्वव्यापीकरण इसका हो चुका है और हम चाहते हैं कि सबको ये वाली शिक्षा तो ज़रूर मिले। इसके बाद आता है 9, 10, 11, 12 जिसको माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा का हर विकसित देश में सर्वव्यापीकरण हो चुका है।
हमारे यहाँ पे ये अभी तक नहीं आया है। तो सेकंड स्टेज में जब प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण सबको ये शिक्षा मिल जाएगी, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण होना चाहिए। ये आपको मज़बूती देता है। जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा आपकी नींव है और माध्यमिक शिक्षा क्या है, ये आपको मज़बूती देता है। आप में वो सारे गुण, सारे जो सफलता के लिए आपको चाहिए, वो सारी सफलता के लिए जितने भी आप चीज़ों को सीख पाएँगे और अच्छे से सीख पाएँगे, ऐसे सीख पाएँगे कि आपको उनको कार्य में लेकर आना है, आपको अपने रोज़गार में लेकर के आना है और उसी रोज़गार से फिर आप अपने लिए जीवन में बहुत सारा कुछ हासिल कर पाएँगे। अपने लिए एक सशक्त समाज का हिस्सा बन कर के आप रह पाएँगे, तो वो माध्यमिक शिक्षा से आएगा। अ, माध्यमिक शिक्षा में एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि यहीं पे शिक्षा दिशाओं की तरफ जाने लगती है, यानी कि आप रास्ते ढूँढने लगते हो कि कौन-सी शिक्षा पकड़ कर प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती है वो सबके लिए समान है। माध्यमिक में आप पकड़ने लगते हो कि मुझे ये वाला रास्ता पसंद है, ये वाली शिक्षा हमको य आगे लेनी है, इस वाले रास्ते से हमको चलना है और यहाँ पर थोड़ा-सा रोज़गार परक शिक्षा का समावेश हमारे शिक्षा उसमें आना चाहिए और ये अभी आप देख ही रहे हैं कि सारे जितने भी शिक्षा के नए नीतियाँ बताई जा रही हैं, उसमें ये बताया जाता है कि शिक्षा जो है वो सबके सारे के सारी जो शिक्षा है, वो रोज़गार परक ही होनी चाहिए। अब दूसरी ज़रूरी बात ये है कि जब शिक्षा पर आप ये सोचने लगते हैं कि और आगे लोगों का जो अ, बढ़ते चले जाएँगे, तो वो उच्च शिक्षा की तरफ जाएँगे तब वो बढ़ेंगे। तो उच्च शिक्षा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे देश में 1 लाख महाविद्यालय थे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद और अभी आप अगर देखेंगे तो ये जो संख्या है ये अभी हमारी 40 लाख तक पहुँच गई है। इतने सारे महाविद्यालय हमारे देश में अभी हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालयों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे-जैसे समाज और आगे बढ़ता है, जैसे-जैसे समाज और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तब प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की तरफ जाने लगता है। उच्च शिक्षा का जो सबसे बड़ा योगदान है, वो ये है कि समाज में चिंतन की आवश्यकता होती है, समाज में विश्लेषण की आवश्यकता होती है। किसी भी समस्या का चिंतन करना, विश्लेषण करना, उसके लिए नए-नए रास्ते ढूँढना, ये सब शिक्षा के जो गुणवत्ता है, उसको बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता वाली शिक्षा है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिक शिक्षा में होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ से आपकी नींव जो बन गई है, उसको ही आप आगे और मज़बूत करते चले जाएँगे, तो अपने आप शिक्षा की तरफ जाएँगे। शिक्षा से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शिक्षा अपने आप ही आगे की ओर चली जाएगी। उच्च शिक्षा जब आप अच्छी वाली उच्च शिक्षा जब किसी को भी मिल जाती है तो उसके अंदर चिंतनशीलता, उसके अंदर जो गहरी बातों को समझने का जो एक सक्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो सक्षमता जब जैसे ही आपकी गहरी बातों को समझने की बढ़ेगी, तो समाज में धीमे-धीमे सुधार आने लगेगा, समाज आपका अम विकास उन्मुख होता चला जाएगा। जहाँ आप
देखेंगे कि शिक्षा का जो सबसे ज़रूरी वो है जो दिशा हमको देनी है, वो ये है कि सबको कम से कम लिखना-पढ़ना आना चाहिए। साक्षरता हमारी बहुत ज़रूरी है और 100% साक्षरता हमारे देश में होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो साक्षरता है वो पूर्ण नहीं है। हमारे पास 100% साक्षरता नहीं है। अ, लिटरेसी रेट अगर आप देखें साक्षरता दर की बात अगर जब हम करते हैं तो साक्षरता दर केरला जैसे स्टेट में वो कंप्लीटली आपको मिलेगा कि वो फुल्ली लिटरेट स्टेट है, वहाँ सब लोगों को लिखना पढ़ना आता है। तो 2 चीज़ों में देखिए जब हमने जनसंख्या के बारे में बात की और सेक्स रेशियो के बारे में बात की, वहाँ भी हमको मिला कि जो केरला है उसका सेक्स रेशियो सबसे सही है। और अभी हम बात कर रहे हैं लिटरेसी की तो भी हमको मिल रहा है कि केरला का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे परफेक्ट है, इट्स 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे समाज ने ये समझ लिया कि स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी है, वहाँ पर आपने देखा कि जो समाज है वो अच्छी तरह से बढ़ा है, वो शिक्षा के साथ-साथ ही चल रहा है। मतलब वो शिक्षित हो गए, तो जनसंख्या के प्रति जो पहले आपका एक आप बायस लेके चल रहे थे, एक तरफ आप झुक गए थे, वो झुकाव अपने आप कम होने लगता है। तो ये सामाजिक विकास का एक बहुत बड़ा पहलू है जो आपको नज़र आता है कि ऐसे आप देखेंगे कि समाज विकास करता है। तो शिक्षा का हमारे देश में अगर हम देखें कि कितना बड़ा, कितना फैलाव आया है, कितने लोग हैं जो पढ़े-लिखे हैं और कितने लोग हैं जो पढ़ने-लिखने से वंचित रह गए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है, जो लोग हैं हमारे पास, जो पढ़ने-लिखने से वंचित रह गए हैं। तो अब पढ़ने-लिखने से आप ये देखेंगे कि हमने जब बोला सर्वव्यापीकरण हो चुका है शिक्षा का और हम कह रहे हैं कि सबको पढ़ने आना चाहिए, मिड डे मील भी दिया जाता है कि बच्चे आएँ और पढ़ें। तो वहीं आप देखेंगे कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है, वो भी एक चिंताजनक विषय है। मतलब 2-3 क्लासेस उन्होंने पढ़ा और उसके बाद आगे वो नहीं पढ़ेंगे। तो अगर 2-3 क्लासेस पढ़ने के बाद वो आगे नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा तो अधूरी रहेगी, छूट गई आपकी बीच में। आपने चौथी पास कर ली, 5वीं पास कर ली, छठी क्लास में आप गए ही नहीं। तो जो एक मतलब रोज़ स्कूल जाने से, एक के बाद एक क्लासेस पढ़ने से जो मज़बूती आती है आपकी शिक्षा में, वो छूट गई। और वो छूट गई तो आपके ऊपर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। हो सकता है आप साक्षर हो गए, आपको लिखना-पढ़ना आता है, पर वो कहीं आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे और स्कूल आप जा ही नहीं पाए, स्कूल का आपने जो फ़ायदा है वो आपको नहीं मिला। तो और इसमें भी देखा गया है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो फीमेल्स में ज़्यादा है, क्योंकि बोला जाता है अच्छा तुम पढ़ के करोगी क्या? तुम्हें घर के ही काम करने हैं तो घर में रुको, घर के काम सीखो और घर ही चलाओ घर में ही देखो तुम और तुम्हारा काम ऐसे ही होता चला जाएगा। तो जो घर के का जो एक पर्यावरण होता है ना वातावरण होता है, वो भी लड़कियों को ये बोल रहा है कि आपको शिक्षा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो भाई को स्कूल भेज देते हैं और लड़की को बोलेंगे कि नहीं तुम घर पे ही रुको, तुम घर के काम करो और तुम्हें पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप आउट रेट भी लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब शिक्षा अ, जहाँ पे सर्वव्यापी है, वहाँ पे भी फ्री में एजुकेशन है, आपको कहीं कोई पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। या आप ये भी देखेंगे कि जो बच्चा है वो अगर स्कूल आता है तो उसको भरपेट भोजन भी मिल रहा है और एक वातावरण में उसके एक ऐसा व्यापी एक परिवेश बन रहा है जो उसको सबल बना रहा है। तो वो सबलता भी कहीं न कहीं आपकी वेस्ट हो जाती है क्योंकि आप बस 2 साल स्कूल गए, 3 साल स्कूल गए, चौथी साल आप नहीं गए। इसके तो आपको कोई शिक्षा का कोई लाभ आपको मिला ही नहीं। इस तरह से जो समाज है
वो हमारी आधे जनसंख्या को जो सुविधाएँ मिल भी रही हैं, उन सुविधाओं से वंचित कर दे रहा है। तो शिक्षा का सही अगर एक दिशा नहीं मिल पा रही है, तो वो शिक्षा व्यर्थ है। वो शिक्षा आपको किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही है, और हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लोगों तक ऐसे पहुँचे कि उनसे बहुत सारा जो फ़ायदा हो, वो पूरे समाज को अभी नहीं, सालों-साल तक मिलती रहे, और अच्छी शिक्षा आपको यही देती है। आप अभी आपका जीवन आपका बेहतर हो, ये नहीं, आप घर में कहीं भी रहेंगे, 4 लोगों को आपकी शिक्षा से कहीं न कहीं मदद मिलेगी। तो चाहे लड़की रोज़गार की तरफ नहीं भी जाएगी, अगर वो घर की चारदीवारी में भी रहेगी, तो भी उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो हमारे देश की कमी है, कि अभी भी हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो लोग क्या ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा पूरी हो, ना हो, ठीक है, चलता है। ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देते, और लड़कों की शिक्षा पे ध्यान देते हैं। अच्छा, और एक और बात भी है, लड़के भी ड्रॉप आउट करते हैं। अच्छा, उसका रीज़न क्या होता है कि माँ-बाप ये पूछते हैं, गरीब माँ-बाप हैं, उनकी अपनी ही दिनचर्या बहुत मुश्किल से कट रही है, वो बहुत मुश्किलों में रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ काम कर ले, ऐसा काम कर ले जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएँ। तो गरीबी में आप दोष नहीं दे सकते। उनकी चिंताधारा ऐसी है कि बच्चा है, तो वो अगर थोड़ा-सा बहुत काम कर लेगा, थोड़ा बहुत रोज़गार उसको वो लेकर के आ जाएगा, तो उस रोज़गार से हम अब हमारे जीवन को थोड़ा-सा बेहतर बना लेंगे। तो ये जो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि ये हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कमी है, कि वो रोज़गार उन्मुख नहीं है। आप बच्चे माता-पिता पूछेंगे, गरीब माँ-बाप हैं, वो पूछेंगे, "अरे भई, पढ़ लिख के होगा क्या?" तो पढ़ लिख के होगा क्या, ये जो एक धारणा है, ये आपको तुरंत तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, कि आप पढ़े-लिखे और फिर आप कल से आपको कोई रोज़गार मिल गया और आपकी उन्नति हो गई। इस तरह की उन्नति तो आपको मिल नहीं रही है। तो वो फ़ायदा लंबे समय तक जाकर के आता है, तो इसकी समझ होनी चाहिए सबको, कि शिक्षा हमें ऐसा मानव संसाधन की तरह हमारे ऊपर निवेश किया जा रहा है, और ये निवेश आगे जाके काम आएगा। बहुत समय हो सकता है लग जाए उसको उसके फल आने में, बट फल ज़रूर आएँगे, और इसी से हमारे समाज का विकास होगा, जीवन जो है वो बेहतरीन बनेगा। अ, अब हम अगर अपनी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा-सा जज करते हैं, कि कैसे हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसा कर रहे हैं। तो एक सरकार ने एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है प्रथम, उसको दे रखा है ये काम, कि आप ऐसा करिए कि सारे जितने भी आपके माध्यम हैं, उन माध्यमों में आप प्राथमिक शिक्षा में देखिए कि इसका जो इफ़ेक्ट है, जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में विकास हुआ या नहीं। तो मैंने जैसे आपको 2 बातें बताई, कि जब भी प्राथमिक शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण ज़रूर होनी चाहिए, और उसकी गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय आपको ये ध्यान देना होगा कि 2 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। एक तो शिक्षा से भाषा का ज्ञान बहुत मज़बूत हो जाना चाहिए, और दूसरा अ, अंक गणित में भी थोड़ी बहुत मज़बूती आनी चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये हमारी प्रथम नाम है इसका, और ये हर साल सर्वे करती है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो इसकी इनको जो पता चला है अपने सर्वे से, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट क्या किया, कि 1 से लेकर के 9 तक का नंबर बच्चों से पूछा गया, आप ये पहचान पा रहे हैं या नहीं?
फिर 1 से लेके 99 तक का नंबर। ये पूछा गया कि इनमें ये संख्याएँ बताइए देख कर के कि ये आप पहचान पा रहे हैं या नहीं। तीसरा, उन्होंने छोटे-छोटे जोड़ना, घटाना, 1 अंक का जोड़ना, घटाना, 2 अंकों का जोड़ना, घटाना, फिर 3 अंकों को 1 अंक से भाग देना। इस तरह के छोटे-छोटे जो अंक-गणित के प्रश्न हैं, ये जो आपको लगेगा कि ये भी कोई पूछने की बात है, जो शहर के स्कूल के बच्चे होंगे वो तो 1 से 9 पे स्कूल बिना गए वो जाए वो बता देते हैं। 100 तक सबको गिनती वो रटी होती है। छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा होता है, वो स्कूल जाने से पहले ये सब कुछ सीख जाता है शहरों में। वही आपको दिखेगा कि प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गाँव में है, वहाँ पर बच्चों को ये चीज़ें भी नहीं आती। तो व इसके जो रिज़ल्ट्स आए उन्होंने बहुत ही चिंता का विषय है ये कि केवल 37% बच्चे ऐसे थे जो ये वाला सर्वे में वो 2005 में उन्होंने पाया कि 37 बच्चे ही हैं जो इस छोटे-छोटे टेस्ट को पास कर पा रहे हैं। एंड दुखदाई बात ये है कि ये चलिए 2005 में ऐसा था, तो आगे तो नहीं होना चाहिए ना, और आप इम्प्रूव करेंगे और आप बेहतर करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और डिक्लाइन कर गया। ये परसेंटेज 21% आ गए 2010 तक। तो ये जो विषय है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और ये चिंताजनक विषय इस तरह से हो जाता है कि शिक्षा की जो छोटी-सी गुणवत्ता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो आपकी नींव है, और उसको मज़बूती देंगे तो आगे आपका जो विषय है वो अच्छे से आप कर पाएँगे। और जो समझ है लोगों में, रोज़गार उन्मुख शिक्षा हमारे यहाँ पहले नहीं थी, अब होती जा रही है। नए-नए वोकेशनल कोर्सेज़ खुल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सरकार आपको निपुण बनाने में, किसी तरह के स्किल में आपको निपुण बनाने में, आप पहले से ही ऐसी शिक्षा हासिल कर लें जिसमें आप अपने लिए रोज़गार का आप ढूँढ पाएँ, ये सब कुछ सरकार कर रही है। परंतु कहीं न कहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती चली जा रही है। तो ये गुणवत्ता के बहुत सारे टेस्ट भी किए गए हैं। आप न देखेंगे हायर एजुकेशन में नैक लगाया गया है। बट शिक्षक की गुणवत्ता कहाँ चली जा रही है? यहाँ पे शिक्षकों की भी रिपीटेडली ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें, अपनी गुणवत्ता में सुधार ला सकें, जिसमें उनको नई तकनीकें सिखाई जाएँ, और बच्चों को कैसे शिक्षा को उन तक लेके जाना है, तो ये अध्यापकों का भी एक तरह से विश्लेषण करके उनके लिए जो भी ट्रेनिंग है या फिर उनके लिए कुछ और पाठ्यक्रम है वो बना कर के उनको लाया जाना चाहिए। ऐसा भी है कि बहुत सारे योग्य लोग हैं जो शिक्षा दे सकते हैं अच्छी, पर उनको कभी मौका ही नहीं मिला। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समाज के आर्थिक विकास के लिए या उसके परिपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहाँ-जहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारी जो शिक्षा की नीति है, जहाँ-जहाँ पे भी वो कम पड़ रही है, उसको कमी को सबसे पहले तभी आप पूरी कर सकते हैं, जब आपने उसका एश्योर कर लिया कि उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बिल्कुल भरपूर है, बहुत अच्छी है। तो जो गुणवत्ता आप पहुँचा पाएँगे अगर क्लासेस में, बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दे पाएँगे कि उनको मज़ा आ रहा है, वो सीख रहे हैं, और सीखने के दौरान वो इतनी सारी बातों को वो समझ रहे हैं, इतनी सारी बातों को की सूझ-बूझ उनके अंदर चली जा रही है, क्योंकि सबसे सुंदर और मौलिक प्रश्न आप देखेंगे बच्चों के मन में ही आते हैं। और बच्चे ही हैं जो उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर भी ढूँढते रहते हैं, उनके अंदर कुछ होता रहता है, वो पूछते रहते हैं। तो उन आपको जो शिक्षा का कार्य क्या है कि उन बच्चों के उन मौलिक प्रश्नों को समझें और उन्हें सही उत्तर की तरफ लेके जाएँ। सही
एक एक तकनीक जो है वो बना लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है, अपने बच्चों की जो एक शिक्षा है उसको बेहतरीन कैसे बनाना है। तो जब हम अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतरीन बना पाएँगे तभी हमारे समाज में धीमे-धीमे करके बदलाव आएगा, चेंज आएगा और हम एक अच्छे आर्थिक परिस्थिति में भी पहुँच पाएँगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने ज़रूर समझा होगा इन दोनों पक्षों के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष और पहलू थे और मैं आशा करती हूँ कि आपकी भी जो विचारधारा है इस आज के इस लेक्चर से ज़रूर आपकी विचारधारा में कोई चेंज आया होगा, आपकी समझ बढ़ी होगी और आप भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा अच्छी तरह से ज़रूर समझ पाए होंगे। नमस्कार।